Now our next topic is about the Operation Twist, which was very much in news. And यदि जो मेरे को certainly लग रहा है जो इस बार क्वेश्चन प्रीलिम में आएगा, that is Operation Twist, definitely. For my point of view, ये क्वेश्चन definitely आ रहा है इसका प्रीलिम में, that is Operation Twist. और इसको already हम डिस्कस कर भी चुके हैं एक दफा क्लास में, ओके? So इसको भी थोड़ा सा दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं, जो ने पहले वो क्लास अटेंड नहीं की थी, because I think at that time there was only Sakshi and Ishali that discussed this Operation Twist. So इसको हम डिस्कस करते हैं अभी डिटेल में, और इसके ऊपर क्वेश्चन इस बार आ रहा है तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं. So RBI conducted 2 rounds of Operation Twist in month of December 2019. Just a second. So RBI conducted 2 rounds of Operation Twist in the months of December 2019. Okay. Now see what is Operation Twist. So Operation Twist को समझने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. To understand Operation Twist, we need to understand the state of economy. There is a short of demand from consumer side as there is a short of liquidity. As you know that we have criticized the government this year mercilessly for its bad performance in economy. तो हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है, although it is good for other fronts like strategic fronts, political fronts, but this government is not good in the economic front, and we have very much criticized this government for the economic degradation of the country because our GDP is reducing. Okay, there is a lack of employment in our country. Okay, and there are other problems also, like there's a rise in the fiscal deficit now. Yes, there's a rise in fiscal deficit also. Okay. So this government is, and in fact, PSUs also. PSU is not doing good, and there are various corporate scams, and government is unable to expose these corporate scams and definitely to catch the criminals. So all these things in all these economic fronts, government is very much lagging. First of all, okay. So because our economy was sliding, our GDP कम हो रही थी, okay, frequently, and गवर्नमेंट ने हर एक वो मीन ट्राई किया सो दैट टू कंटेन दिस फॉल ऑफ जीडीपी. गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए डेफिनेटली टू कंटेन दिस जीडीपी फॉल. ओके, तो क्या क्या मेजर लिए हम बात करते हैं. यस, एनीबॉडी कैन टेल मी क्या क्या मेजर्स लिए थे हम लोगों ने टू कंटेन दिस फॉल ऑफ जीडीपी. यस, what kind of measures government had took? The fiscal stimulus, repo rate को increase करना. Yes. What else? MG नरेगा को CPI से कनेक्ट करना. ओके, ठीक है. बिग मेजर्स बताओ और बड़े जो बड़े स्केल पे लिए. Yes. So there are n number of measures that corporate tax reduce करना, right? Okay. There were n numbers of measures that government took. Okay. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली जो आरबीआई के हाथ में होता है, ओके, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो आरबीआई दिखता है तो आरबीआई से अप्रोच करती है गवर्नमेंट कि आप कुछ करो, हमारी इकोनॉमी स्लाइड डाउन हो गई. तो बेसिकली जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी. जीडीपी, एज वी नो दैट मीनिंग ऑफ जीडीपी इज दिस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी में दोनों आते हैं, गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आती है. तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये डेफिनेशन क्लियर रहनी चाहिए कि हमें यदि जीडीपी बढ़ानी है, हमें यदि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, देन वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कब बढ़ेंगे, जब जो जितनी फर्म्स है, ओके, वेदर इट इज फर्म्स प्रोवाइडिंग दी, हमें फर्म्स एक जनरल वर्ड है, जो भी कुछ प्रोड्यूस करता है, जो भी हमने पढ़ा था
द 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जब हमने इकोनॉमिक्स की स्टार्ट की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हमने पढ़ा था 4 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ओके। एंड तो उसमें हमने बेसिकली 4 सेक्टर्स पढ़े थे। याद है किसी को 4 सेक्टर क्या थे इकोनॉमी के? यस, एनीबॉडी? Nobody remember? फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने बहुत फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, मैक्रोइकोनॉमिक्स जब स्टार्ट की थी हमने। household, producer, government, Right. outside the world, And fourth one is rest of the world sector. oh yeah, external sector. So basically 4 सेक्टर होते हैं। वन इज फर्म सेक्टर, जैसे मैंने प्रोड्यूसर सेक्टर बोला या फर्म सेक्टर की बात है, एंड हाउस होल्ड सेक्टर, ये दोनों मेजर होते हैं। तो बेसिकली फर्म सेक्टर प्रोड्यूस करता है और हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है, ओके। एंड जो हाउस होल्डर के सेक्टर के ही लोग फर्म सेक्टर में बेसिकली काम करते हैं एज ए वर्कर, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ओके। और गवर्नमेंट बेसिकली इनको रेगुलेट करने का काम करती है, गवर्नमेंट आल्सो इम्पोज टैक्सेस एटसेट्रा। एंड देन नेक्स्ट देयर इज ए एक्सटर्नल सेक्टर, बिकॉज़ नाउ एवरी इकोनॉमी इन वर्ल्ड इज this open economy, that we can say that now this sector is very much included in it. तो जो चार सेक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट जो फर्म्स होती हैं, जो फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करती है, ओके, उसी से बेसिकली जीडीपी बढ़ेगी। अभी जो फर्म्स से बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज तब प्रोड्यूस करेंगे जब उनके पास कुछ रिसोर्सेज होंगे, जब उनके पास कैपिटल होगी। ऑब्वियसली वी हैव रेड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आल्सो, हमने 4 फैक्टर्स भी पढ़े थे। अब उतनी नोट्स में दोबारा से डिस्कस नहीं करने वाला, तो आप नोट्स वाइज कर लेना आप लोग। तो हमने 4 फैक्टर्स भी पढ़े थे, तो उनमें से एक फैक्टर में से एक फैक्टर 4 फैक्टर में से एक फैक्टर था कैपिटल, दैट दिस फर्म्स नीड टू हैव कैपिटल टू इन्वेस्ट सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर, ओके। अब ये जो कैपिटल कहां से आएगी, बिकॉज दिस एज वी हैव सीन दैट इन इकोनॉमिक सर्वे देयर वाज मेंशन्ड ऑफ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, दैट कॉर्पोरेट सेक्टर की जो बैलेंस शीट है वो भी खराब हो चुकी है, ओके। व्हाई? बिकॉज दे आर डेब्ट रीडर, उनके इतना उनकी डिमांड नहीं है उनके प्रोडक्ट्स के लिए। एंड सेकंड थिंग, द प्रॉब्लम इज विद द बैंक्स ट्विन बैलेंस शीट में, कि बैंक्स के पास जो एनपीएस जो राइज ज्यादा हो गए हैं, बिकॉज दिस फर्म्स आर नॉट एबल टू रीपे द डेब्ट, ओके। तो ये दोनों की प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके पास कैपिटल की कमी है बेसिकली, ओके। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्म्स को क्या चाहिए? कैपिटल। तो कैपिटल कैसे प्रोवाइड करेंगे? कैपिटल ऑब्वियसली कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक्स, ओके। बैंक्स इज द मेजर सोर्स टू प्रोवाइड दिस कैपिटल, ओके। आजकल बेसिकली दिस क्लाउड फंडिंग का भी बेसिकली कंसेप्ट चल गया। क्लाउड फंडिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट लोगों से पैसे मांगना। उसके एक रीजन, एक तरीका और भी होता है, शेयर होल्डिंग बेसिकली सेल करना, एक तरह से इससे भी कैपिटलाइज की जा सकती है। दूसरा जैसे किसी को बेसिकली क्लाउड फंडिंग इसको बोलते हैं कि लोगों से डायरेक्ट पैसे मांगना या फिर शेयर बेस पे। अदरवाइज द मेजर सोर्स ऑफ दिस टू प्रोवाइड द कैपिटल टू दिस फर्म्स इज ए बैंक्स। बैंक्स ही प्रोवाइड करते हैं कैपिटल, और बैंक्स को बैंक्स ऑब्वियसली लोन देना नहीं चाहते, या बैंक्स से जो लोन दे रहे हैं वो महंगे पड़ रहे हैं इन फर्म सेक्टर को। वो महंगे क्यों पड़ रहे हैं? बिकॉज रेपो रेट ज्यादा है, ओके। बिकॉज रेपो रेट का मतलब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सेंट्रल बैंक या आरबीआई जो जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को लोन देती है, दैट इज रेपो रेट, ओके। ये सब कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बिकॉज रेपो रेट ज्यादा है तो ये लोन महंगे पड़ रहे हैं उनको, फर्म्स को, तो वो फर्म्स लोन नहीं ले रही है। फर्म्स लोन नहीं ले रहे हैं, उनके पास कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रही है अपना, तो इस वजह से जीडीपी कम होती जा रही है। तो उन्होंने आरबीआई को, गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप रेपो रेट कम करो, ओके। या आरबीआई को भी डिसीजन लेते हैं कि रेपो रेट कम किया जाए। देयर इज ए स्पेसिफिक कमिटी फॉर दैट इज ए मार्केटिंग फॉर दिस एमपीसी कमिटी, ओके। सो वो कमिटी बेसिकली डिसाइड करती है कि रेपो रेट क्या होनी चाहिए, ओके। तो वो रेपो रेट को डिक्रीज इसलिए करते हैं ताकि बैंक्स जो आरबीआई से बेसिकली जो लोन लेती है उनको वो सस्ते पड़े, ओके। और फिर उससे फिर क्या होगा, जब उनको लोन सस्ते पड़ेंगे तो उनका लोन का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो फिर वो आगे भी कम कॉस्ट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे आगे लोन देंगे लोगों को, ओके। सो बाय डिक्रीजिंग द रेपो रेट, डेफिनेटली the capital generated by the firms will be cheaper, and that means now they can invest more, okay। तो ये बेसिकली एक फॉरमोस्ट जो पहला जो गवर्नमेंट का होता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट ये मेजर लेती है हमेशा, ओके, कि आरबीआई रेपो रेट या रेट एंड रेशियोज को कम करती है। तो ये गवर्नमेंट ने किया।
तो गवर्नमेंट को डिमांड बढ़ानी थी बेसिकली। देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ डिमांड। डिमांड क्या मतलब था कि जो डिमांड ही नहीं करते क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, लिक्विडिटी काफी कम थी लोगों के पास। ओके, तो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है मार्केट में खर्च करने के लिए। ओके, तो ये मेजर प्रॉब्लम थी दैट देयर वाज अ लैक ऑफ डिमांड, देयर वाज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी ओके इन द मार्केट। तो लोगों तक पैसा पहुंचाने के सबसे पहले आरबीआई ने क्या किया, द डिक्रीज ऑफ रेट्स एंड रेशियोज। सो एक मेजर ये होता है ओके, आरबीआई सबसे पहले जो हम यूज करते हैं। सो आरबीआई ने रिपीटेडली रेपो रेट को कम किया एंड अराउंड 135 बेसिस से कम कर दिया आरबीआई ने पिछले एक साल में ओके रेपो रेट। एंड रेपो रेट कम करने से क्या होगा, द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। हम ऑपरेशन ट्विस्ट पे आएंगे पर इससे पहले आप कंसेप्ट समझ लो कि क्या क्या आरबीआई या गवर्नमेंट कर सकती है ओके लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए। और वी कैन से इन अदर वर्ड्स वी कैन से टू लिक्विड टू इंक्रीज द लिक्विडिटी और अदरवाइज टू इंक्रीज द डिमांड ओके। सो रेपो रेट को बेसिकली आरबीआई कम करेगी ओके। सो इसको कम करने के बाद देन लेंडिंग रेट ऑफ बैंक विल रिड्यूस। Now, because lending rate of bank will reduce, that there will be more money in the hand of people. Okay? तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आएगा। So this thing not worked. ये चीज काम नहीं की। Why this thing not worked? Because the benefits which were achieved by the bank by decreasing the repo rate were not passed to people. तो ये बार-बार स्टेटमेंट भी आती थी आरबीआई की तरफ से, इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है दैट कि हम तो रेपो रेट कम करते जा रहे हैं बट बैंक्स आर नॉट ट्रांसफरिंग द सेम बेनिफिट्स टू द पीपल। बट बैंक्स जो जिस इंटरेस्ट पे बेसिकली लेंड कर रहे हैं लोगों को, वो अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं ओके। देयर वाज ए क्रिटिसिज्म ऑफ द बैंक्स। ये बार-बार आरबीआई ने भी और गवर्नमेंट ने भी क्रिटिसाइज किए। एंड इनफैक्ट एक और याद होगा आप लोगों को मेजर लिया था गवर्नमेंट साइड से, मेजर लिया दैट वाज the government changed the benchmark for the base rate। आपको याद होगा कि पहले जो बेस रेट था वो MCLR से मेजर किया था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट ओके। नाउ इट वाज चेंज्ड टू द एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक्स में। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट का मतलब हम लोगों ने इसको तीन चीजों के साथ या चार चीजों के साथ इनफैक्ट अटैच कर सकते हैं। मतलब दिस इज फोर थिंग्स। यस, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट जो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, हमने चार चीजें पढ़ी थी इसमें। वन इज रेपो रेट, So 3 months का treasury bill और 6 months का yielding treasury bill or any other benchmark which is recognized by RBI. तो वो थोड़ा सा वो पढ़ लेना एग्जैक्टली कि 3 और 6 था। श्योर है आपको? So I'll check maybe. हाँ, इसको चेक कर लेना यार, है ना, इसको चेक कर लेना बिकॉज इसमें डेटा में भी प्रॉब्लम हो जाए। तो सही है, आपके पास चार चीजें थी ये ओके। ट्रेजरी बिल, दो ट्रेजरी बिल थे एंड वन इज रेपो रेट, अदरवाइज एनी अदर बेंचमार्क व्हिच इज सजेस्टेड बाय द आरबीआई ओके। ये चार चीजें। तो ये जो हमने चेंज किया, ये रेपो रेट से डायरेक्ट इसलिए लिंक किया गया था बेस रेट को। वो सब कंसेप्ट में दोबारा नहीं डिस्कस करने वाला है यहाँ पर, बेस रेट क्या है, बिकॉज ऑलरेडी डिस्कस इन इकोनॉमिक्स। तो उसको बेसिकली चेंज किया गया था ओके। नाउ दिस ये एक तरीका गवर्नमेंट ने यूज किया बट दिस बेनिफिट्स वर नॉट रीच टू कंज्यूमर डायरेक्टली। तो सेकंड जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। एंड इसके ऊपर भी इनफैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम में पहले। सो विल सी व्हाट इज दिस क्वांटिटेटिव ईजिंग। सो गवर्नमेंट परचेजेस इट्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO जिसको हम बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओके। तो गवर्नमेंट इससे क्या करता है, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स मार्केट में गवर्नमेंट ने पहले ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं, उन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को गवर्नमेंट परचेज करने लग जाती है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड को जैसे कि 10 साल का बॉन्ड है कोई मार्केट में पड़ा हुआ है ओके, एंड या 15 साल या 20 साल का कोई बॉन्ड पड़ा हुआ है, उसको गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया, तो ऑब्वियसली उसको परचेज करेगी तो मार्केट में मनी आएगी, और मार्केट में मनी आएगी दैट मींस लिक्विडिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मींस डिमांड विल इंक्रीज ओके। तो ये मेथड रहता है। बट इससे क्या होता है कि मान लो गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अपने परचेज कर लिए वापस से और पैसा मार्केट में उतार दिया ओके, उससे फिर क्या होगा दैट मनी सप्लाई विल इंक्रीज डेफिनेटली। यही हम चाहते थे, ये हमारा एम था, जब मनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहते थे, लिक्विडिटी इंक्रीज करना चाहते थे ओके, जिससे डिमांड इंक्रीज हो जाए इकोनॉमी में, बट दैट विल बी इन्फ्लेशनरी, उससे महंगाई बढ़ेगी, दैट विल बी इन्फ्लेशनरी। बिकॉज जैसे जैसे आप लिक्विडिटी इंक्रीज करते जाओगे मार्केट में, वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती जाएगी ओके। So that is why,
और हमने ऑलरेडी, आपको पता है कि हमने जो टारगेट बनाया इन्फ्लेशन का, कितना टारगेट रखा है हम लोगों ने इन्फ्लेशन का? ±4%. 4% It's 4% plus minus 2% के प्लस limit. माइनस 2%, राइट. तो टारगेट हमारा 4% है इन्फ्लेशन का अंडर दिस एनपीसी, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ओके. उसके अंदर हमारा जो टारगेट है इन्फ्लेशन का, दैट इज 4%, प्लस माइनस 2% रेंज की, 2 से 6% तक वेरी कर सकता है, लेकिन 4% का इन्फ्लेशन का टारगेट है. तो ये हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट भी है, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि 6% से इन्फ्लेशन राइज हो, तो इसलिए गवर्नमेंट इस मेथड को कम अडॉप्ट करती है, क्योंकि सिर्फ लॉन्ग टर्म बॉन्ड परचेज कर लिया और मार्केट में पैसा उतार दिया, दैट विल बी इन्फ्लेशनरी. तो वो भी एक नया प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड यू नो दैट इन इंडिया दिस इन्फ्लेशन वेरी मच मैटर्स इन द पॉलिटिकल आउटकम्स. दैट मीन्स यदि एकदम से महंगाई बढ़ गई तो इलेक्शन गवर्नमेंट हार भी सकती है. दैट इज व्हाई गवर्नमेंट नेवर टेक दिस काइंड ऑफ मेजर्स फॉर क्वांटिटेटिव ईजिंग. इजिली नहीं लेती ये सब मेजर्स, इसलिए हमने इसको मेजर को नहीं लिया. वी नॉट अडॉप्टेड बिकॉज दिस क्वांटिटी ईजिंग कैन बी इन्फ्लेशन. और क्या मेजर ले सकते हैं हम लोग? वी कैन पब्लिश न्यू करेंसी, एंड दैट इज दिस इज द लीस्ट अडॉप्टेड मेजर. यदि मैं आपको ऐसे करके, आई थिंक प्रीलिम में क्वेश्चन आया था, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी, आई थिंक मेरे प्रीलिम एग्जाम में दिया भी था कि इन चारों में से सबसे बड़ा इन्फ्लेशनरी कौन सा होगा. तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन, जितने मेजर्स हम पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन यही होगा, पब्लिशिंग है न्यू करेंसी. हमारे पास रीजन भी है इसका. जब भी नई करेंसी पब्लिश करते हैं, दैट करेंसी इज नोन एज द हाई पावर्ड मनी. इसको हाई पावर्ड करेंसी या हाई पावर्ड मनी बोलते हैं. तो नई करेंसी यदि आप पब्लिश कर रहे हो तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा. और ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में कि व्हाट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट, एंड दिस विल बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी. सो जो हमारा लीस्ट अडॉप्टेड मेथड होता है, दैट इज दिस पब्लिशिंग न्यू करेंसी. और ये हम कभी करते थे 70s 80s में हमने किया था, लेकिन ये अभी आजकल ये मेथड नहीं यूज करते हैं. ओके, ये कभी भी यूज नहीं होता है बिकॉज इट्स ए मोस्ट इन्फ्लेशनरी. यदि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसकी 4 या 5 टाइम्स या मे बी 10 टाइम्स या मे बी 20 टाइम्स इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी. सो ऑब्वियसली दिस इज द लीस्ट अडॉप्टेड मेथड. So it's a big cross on this particular method that government will never use this method. Only in extreme condition government will use this kind of method. So it's the least adopted method to increase money supply. So और क्या मेथड हो सकते हैं, हम देखते हैं हम लोग. तो देखो क्वांटिटेटिव ईजिंग और ट्विस्ट में क्या डिफरेंस है, और थोड़ा सा समझना. यहाँ पर क्वांटिटेटिव ईजिंग मैंने बोला था कि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड परचेज करेगी और मार्केट में पैसा उतार देगी. ओके, तो ये हम कर नहीं सकते थे, इसलिए नहीं कर सकते थे बिकॉज ये इन्फ्लेशन ही होगा. ओके, तो ये जो ऑपरेशन ट्विस्ट जो टर्म आई है, दैट टर्म वाज यूज्ड इन द यूएसए. ये यूएसए में यूज हुई थी टर्म ऑपरेशन ट्विस्ट, एंड दैट वाज यूज्ड इन 2011. अब इसमें समझना, इसमें क्या होता है. गवर्नमेंट, दो बार हमने ऑपरेशन ट्विस्ट किया था दिसंबर मंथ में, ₹10,000 करोड़ के 2 बार हमने बेसिकली ये बॉन्ड परचेज किए थे, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ओके, इन मंथ ऑफ दिसंबर 2019. तो इसमें हुआ क्या था कि दैट गवर्नमेंट परचेज लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. अब आप कहोगे लॉन्ग टर्म बॉन्ड परचेज कर लिया तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशनरी होगा, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, उतने ही अमाउंट के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को सेल कर दिया. ओके, टू मेंटेन दिस मनी सप्लाई, सो दैट मनी सप्लाई शुड बी कांस्टेंट. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दैट गवर्नमेंट जैसे कि ₹10,000 करोड़ के गवर्नमेंट ने बेसिकली ₹10,000 करोड़ गवर्नमेंट ने उतार दिया. इनफैक्ट 2 बार ये ऑपरेशन हुआ था, तो ₹20,000 करोड़ गवर्नमेंट ने उतार दिया था मार्केट, एंड उसके उतनी अमाउंट के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स परचेज कर लिए मार्केट में जो थे ऑलरेडी. इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जो ₹20,000 करोड़ जो मार्केट में उतारा, उसको गवर्नमेंट ने वापस भी लेना है, ₹20,000 करोड़ को. उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड एक नए रिलीज किए मार्केट में. ओके, लॉन्ग टर्म बॉन्ड का मतलब होता है कि जो पीरियड होता है, जो इनका मेच्योरिटी पीरियड होता है, बहुत हाई होता है, जैसे कि मोर देन 5 इयर्स होता है. ओके, 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स, 10 इयर्स. इनफैक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स का 10 ईयर 15 इयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं, है ना. उसमें कहते हैं कि इसका मतलब 10 इयर्स तक वो मनी ब्लॉक हो जाएगी. यदि किसी पर्सन ने इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, तो पैसा किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास. ओके, थ्रू बैंक्स, थ्रू आरबीआई एंड थ्रू बैंक, टू गवर्नमेंट. लास्ट में गवर्नमेंट के पास चला गया वो पैसा. तो गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड रिलीज की ओपन मार्केट ऑपरेशन. तो वो जो मनी थी लोगों के पास, वो गवर्नमेंट ने पुल कर ली बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. वो 10 साल के लिए मनी ब्लॉक हो गई. ओके, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स, ऑब्वियसली दिस लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कैन बी ट्रेडेड, इसमें ट्रेड हो सकते हैं, वो पर्सन दूसरे को सेल कर देगा, बट यस दैट मनी विल बी ब्लॉक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम.
और जो पर्सन लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए जो सेल करता है, बेसिक परचेज करता है बॉन्ड्स, तो वो मान के चलता है कि मेरे को लंबा इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसको मार्केट में मनी कम होगी। ओके, एंड शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं दैट कुड बी फॉर दिस मंथ्स, दैट कुड बी फॉर 1 ईयर। ओके, इस तरह से पीरियड के लिए बेसिकली लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये मनी वापस मार्केट में जल्दी आ जाती है। ओके, बट लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में मनी जल्दी से नहीं आएगी। सो हमने क्या किया कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड तो परचेज कर लिया और शॉर्ट टर्म बॉन्ड सेल कर ली, उतने अमाउंट के, उतने अमाउंट के हमने लॉन्ग टर्म बॉन्ड परचेज किए थे, रुपीज 10,000 करोड़ के ही बॉन्ड हमने शॉर्ट टर्म बॉन्ड मार्केट में उतार दिए। ओके, पर शॉर्ट टर्म बॉन्ड का ये फायदा कि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं आती, बिकॉज इट्स ए शॉर्ट टर्म बॉन्ड, तो वापस से पैसा मार्केट में जल्दी से आ जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाई we use this operation twist. Okay, and this won't be inflationary होगा। why इन्फ्लेशन इसलिए नहीं होगा बिकॉज जितना अमाउंट का हमने परचेज की उतने अमाउंट के हम सेल कर रहे हैं, इसका मतलब जो मार्केट में जो मनी थी वो कांस्टेंटली कांस्टेंट है। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट वोंट बी इन्फ्लेशन। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड, ऑपरेशन ट्विस्ट, rather than using the quantitative easing। हमने क्वांटिटेटिव ईजिंग भी यूज किया, बट वी यूज्ड ऑपरेशन ट्विस्ट, दैट मींस simultaneously traded the short term and long term bonds। so exactly ये स्टेटमेंट आएगी एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा, ऑपरेशन ट्विस्ट इज रिलेटेड टू द परचेजिंग ऑफ long term bonds and selling of short term bonds। सिंपल, ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम। सो इट वोंट बी इन्फ्लेशन। सो इसका मैंने मतलब बताया हुआ कि ये क्यों इन्फ्लेशनरी नहीं होगा। And apart from that, this operation twist changes the shape of yield curve। आप लोगों को याद होगा इकोनॉमिक सर्वे किसी ने पढ़ाया तो इस साल का। So there is a separate chapter on this basically particular about this yield curve। Okay, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था, इनफैक्ट आई थिंक हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, फर्स्ट चैप्टर में भी इस पे मेंशन था ऑपरेशन ट्विस्ट। ओके, सो वी विल सी। सो ऑपरेशन इसमें यील्ड कर्व्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि यील्ड कर्व चेंज होगा, उसकी शेप चेंज होगी। अभी ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना आप लोग, ये भी इस बेस के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, स्टेटमेंट यहाँ पर आ सकती है। सबसे पहले तो किसी को पता हो कि यील्ड का मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड? Return. यस, रिटर्न, डेफिनेटली यू कैन से। सो यील्ड का मतलब होता है व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न वी आर गेटिंग। ओके, रिटर्न कितनी मिल रही है हमको इन्वेस्ट करने के ऊपर। जैसे कि मान लो किसी ने 10 साल तक इसको इन्वेस्ट किया, तो 10 साल के बाद हमें क्या रिटर्न मिलने वाली है। यदि ज्यादा रिटर्न मिलेगी तो दैट लॉन्ग टर्म बॉन्ड विल बी हाई यील्ड बॉन्ड। ओके, यदि पर्सन का परसेप्शन ये है कि हमें रिटर्न कम मिलने वाली है, देन दैट विल बी लो यील्ड बॉन्ड। तो भी बिफोर ऑपरेशन ट्विस्ट क्या था कि इस लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड ज्यादा थी, लोग ज्यादा यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। ओके, एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड कम थी, तो ऑब्वियसली इसकी यील्ड ज्यादा थी, परसेप्शन इसका ज्यादा था। ओके, कि इसमें ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, तो लोग किसमें इन्वेस्ट करेंगे? लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, और शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो दैट विल बी बिकॉज इट्स ए लो यील्ड बॉन्ड। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी? गवर्नमेंट चाहती थी कि इसकी यील्ड बढ़े शॉर्ट टर्म बॉन्ड की, एंड इसकी यील्ड कम हो जाए। तो वो कैसे, अभी ऑपरेशन ट्विस्ट से कैसे यील्ड में फर्क पड़ेगा, कैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड कम होगी और कैसे शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड ज्यादा होगी? कोई समझा सकता है मेरे को ये कि ऑपरेशन ट्विस्ट से कैसे इसकी यील्ड कम हो सकती है लॉन्ग टर्म बॉन्ड? यस, एनीबॉडी? आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड these things in class। 2-3 बार डिस्कस हो चुकी है ये, इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस हुई थी, एंड देन ऑपरेशन ट्विस्ट व्हेन आई एक्सप्लेन्ड। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में भी आया ये, एंड जब इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करते हैं तब भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। यस, ओके, सो डिस्कस इट। अभी ध्यान से समझ लेना आप लोग, सिंपल है, बहुत टफ नहीं है चीजें। यदि आप इकोनॉमिक्स में कुछ भी करना है तो आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे का इनफैक्ट जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी मैंने आप लोगों को, तो कोई भी कंसेप्ट समझना है इकोनॉमिक्स में, तो देन रिमेंबर ओनली 2 वर्ड्स। ओके, that these 2 words will explain you each and everything of economics, and these 2 words are demand and other word is supply। this is very 2 वर्ड important। सभी आप देखना,
अब हम लोग लॉन्ग टर्म बॉन्ड पुल कर रहे हैं मार्केट में, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की डिमांड, लॉन्ग टर्म की सप्लाई कम कर रहे हैं। ओके, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड को बेसिकली परचेज कर लिया, तो मार्केट में उस चीज की कमी हो जाएगी लॉन्ग टर्म बॉन्ड। ओके, एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड बेसिकली मार्केट में बढ़ जाएंगे। ओके, so now you can see here that supply of long term bond, supply of long term bond will be reduced, so prices of long term bonds will increase, because कोई चीज मार्केट में कम हो जाती है उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। यस, कोई चीज मार्केट में कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो रही है पीछे से, मार्केट में चीज है कम, उसकी बेसिकली डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइसेस कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो वो चीज महंगी हो जाएगी। सो वो चीज महंगी हो जाएगी तो फिर लोग उस चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इससे पहले अभी ये धीरे धीरे होगा। जैसे कि मान लो ऑपरेशन ट्विस्ट की, एकदम से ऐसा नहीं है एकदम से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहले क्या कि लोग यूजुअली उनको वही नेचर रहेगा, उनको लगता है कि ज्यादा लॉन्ग टर्म बॉन्ड की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, लेकिन मार्केट में कम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो धीरे धीरे इसके प्राइसेस इंक्रीज होने लग जाएंगे। ओके, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, लेकिन शॉर्ट टर्म बॉन्ड मार्केट में ज्यादा होगी। ओके, तो वो बिकॉज उसकी डिमांड अभी कम ही थी, बिकॉज लोगों का एटीट्यूड वही है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड की बेसिकली सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो उसके प्राइसेस डिक्रीज होने लग जाएंगे, और जैसे उसके प्राइसेस डिक्रीज होने लग जाएंगे और ये लॉन्ग टर्म के प्राइस इतने इंक्रीज हो जाएंगे कि लोगों को लगेगा कि ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड हमें महंगा पड़ रहा है। ओके, क्योंकि इसको सिर्फ कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, रिटर्न अब कम पड़ेगी कंपैरेटिव टू द कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ओके, उसके बाद फिर लोग क्या है, उनका ये ट्रेंड होगा, उनकी जो दैट मींस धीरे धीरे वो किस पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। ओके, so people will behave to invest in short term bonds, that will be a tendency of people। तो इससे जैसे ही लोगों ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड से अब शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लगे, दैट मींस यील्ड कर्व वापस से अब थोड़ा सा शिफ्टेड हो जाएगा इन द फेवर ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड, तो यील्ड कर्व शॉर्ट टर्म बॉन्ड की फेवर में टिल्टेड हो जाएगा। दैट मींस now it will be considered that short term bond has also comparatively getting better from earlier, that yield of the short term bond is improved now and long term bond की yield curve basically नीचे हो जाएगा। So this is the basically concept of this operation twist। एंड उसके अलावा अभी देखो क्या हुआ था, ऑपरेशन ट्विस्ट भी हमने यूज कर लिया, वी हैव आल्सो यूज्ड द ऑपरेशन ट्विस्ट। ओके, जस्ट अ सेकंड, so we have used this operation twist, still we could not improve our economic conditions, and why we could not improve our economic conditions, the reason behind this that people still did not want to buy the short term bonds। in fact मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दूं, नॉट एग्जैक्ट फिगर, कुछ एक ब्रीफ फिगर दूं, एक जैसे कि ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड में दो बार इसको बेसिकली ये ऑपरेशन ट्विस्ट लगाया गया था। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ₹10,000 करोड़ के बेसिकली बॉन्ड को परचेज किया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, एंड जब उस इतने इक्वल अमाउंट में शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स उतारे तो मार्केट में इसकी जो परचेजिंग थी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की, दे कुड गेट only rupees 8,000 something 8,200 crore, I think they could get only that much of amount। इसका मतलब बाकी का जो अमाउंट था वो बेसिकली मार्केट में रह गया, उतने लोगों ने इन्वेस्ट किया ही नहीं वापस से। लाइकवाइज जो सेकंड बार उन्होंने ऑपरेशन ट्विस्ट यूज किया, देन ऑल्दो दे हैव दिस पुल्ड दिस रुपीज 10,000 crore long term bonds, but they could get only rupees 6,300 crore around for the short term bonds। that means the still people do not want to buy the short term bonds, and in fact they want to buy the long term bonds। as I told you that it takes time, ये जो मेंटलिटी एक एटीट्यूड डेवलप होने के लिए बेसिकली टाइम लगेगा। ओके, ऑपरेशन ट्विस्ट इट कुड नॉट गिव यू इमीडिएट रिजल्ट्स, एंड दैट इज व्हाई, but still the economic conditions was very much bad for our country, and that is why the last resort, and which we already said in the past also, that this government bought or bite, okay, its nail। Okay, that was a last resort which government didn't want to do, and that was a fiscal stimulus। Okay, so what is fiscal stimulus? Yes, yes, anybody, what is fiscal stimulus? I hope that people are getting my voice।
So increasing expenditure of government, it is opposite of fiscal consolidation. Right. So these kind of definitions we have discussed n number of times. So fiscal stimulus is nothing but the increasing of the public expenditure. Okay, as you said, it is opposite of fiscal consolidation. So fiscal consolidation का मतलब क्या होता है कि fiscal deficit को कम करना. Okay, and fiscal deficit को बढ़ाना, उसको उल्टा करना, fiscal deficit को बढ़ाना, that is nothing but the fiscal stimulus. Okay, and fiscal stimulus basically, as I said, that whenever there is a slowdown in the economy, then that and private firms are not investing, then our next resort will be last resort हमारे पास क्या रहेगा कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, because there is no investment from the private sector side. So अभी इन्वेस्ट कौन करेगा? then गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी to give a boost to economy. Okay, so this fiscal stimulus is nothing but to increase the public expenditure, or in another way we can say that we are increasing the fiscal deficit. Okay, तो गवर्नमेंट का यदि आपको लोगों को याद होगा कि दिस गवर्नमेंट वाज वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट द फिस्कल कंसोलिडेशन और टू कंटेनिंग द फिस्कल डेफिसिट. Otherwise, in other words, we can say that this government was very much serious to implement the FRBM Act, that is Fiscal Responsibility and Budget Management Act. And the target of the FRBM Act was to contain the revenue deficit to 0%. Revenue deficit को 0% पे लेकर आना है. That was the target of FRBM Act 2003. And the fiscal deficit को हम लोगों को 3% की maximum limit दी गई थी, that the fiscal deficit should not be more than 3%. तो ये target हम follow कर रहे हैं. Although maximum of state governments are achieving this target, that maximum of state governments का जो fiscal deficit that is lower than 3%. But for the central government, this target has not achieved till now. Okay, central government का ये target achieve नहीं हुआ था अभी तक. So and that is why the government, this central government, this newly elected government wanted to contain the fiscal deficit. Okay, and ये सारे कंसर्न आपको समझा चुका हूँ कि fiscal deficit को हमको क्यों contain करना है, क्यों consolidation करना चाहती थी government. Okay, ये सब हम चीज बात कर चुके हैं. So last resort, government increase the public expenditure to budgetary support. तो बजट में बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेंडिचर इसका इंक्रीज कर दिया. ओके, in fact this year budget also you can see. And पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने का मतलब गवर्नमेंट ज्यादा बोरिंग्स लेगी. ओके, गवर्नमेंट को ज्यादा उधार लेना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा रही और उधार ले रहे हैं ज्यादा, इसका मतलब हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा. एंड करंट गवर्नमेंट वांट टू स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट द FRBM टारगेट्स. एंड फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से हमेशा इन्फ्लेशनरी होता है. फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से इनफैक्ट इन्फ्लेशन बढ़ती है. ये भी बेसिकली इस तरह के एंट्री क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में. तो इसको यदि समझना है तो सिंपल है. ये फिस्कल डेफिसिट का मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है. पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है हाथ में. लोगों ज्यादा पैसा हाथ में आ रहा है, इसका मतलब मनी सप्लाई बेसिकली बढ़ गई. ओके, मनी सप्लाई बढ़ गई तो डेफिनेटली लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेगी. मनी सप्लाई बढ़ने से, डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी. महंगाई दो तरीके से बढ़ सकती है, याद रखना. या तो डिमांड बढ़ जाए तो आपको इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और सेकंड चीज क्या हो सकता है, सेकंड रीजन क्या हो सकता है, या सप्लाई कम हो जाए. As we have seen that in case of this long term bonds, long terms की सप्लाई कम हो गई थी, इसके कारण उसके लिए वो long term bonds महंगे हो गए थे. इस तरह से इन्फ्लेशन दो तरीके से बढ़ सकती है. Either the demand will rise or the supply will lower. So only these two cases. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये demand pulled inflation है. Okay, it's a demand pulled inflation. And other inflation could be supply push inflation. But this inflation, in case of this increase of this fiscal deficit, this kind of inflation is the demand pull inflation. तो ये सब याद रखना. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है. Okay, that increasing fiscal deficit will rise to या will result into. Okay, चार ऑप्शन आ सकते हैं. उसमें चार ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं that it would be inflationary and it would be a demand pull inflation. It would be inflationary and it would be a supply push inflation. Third एक स्टेटमेंट इसका it won't be inflationary. Okay, इस तरह से या इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, या there will be deflation. Okay, इस तरह के ऑप्शंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. So अभी इसके साथ हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स भी रिवाइज कर दिए हैं. ओके, और रियल फिगर्स मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे. So जो रिवाइज फिगर है, these are the revised figures. So इस साल का जो बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने जो इस साल का जो बेसिकली 1920 जो फिस्कल ईयर है
उसमें गवर्नमेंट ने अपने जो टारगेट्स है फिस्कल डेफिसिट के उसको रिवाइज करके बेसिकली जो गवर्नमेंट का टारगेट था कि 1920 में जो ये फाइनेंशियल ईयर जो बेसिकली खत्म हुआ है अभी 31 मार्च को, 1920 का जो फिस्कल ईयर था, गवर्नमेंट टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट वाज 3.3%, but it was revised to 3.8%. That means there was an increase of 0.5% of fiscal deficit. That means that much amount of borrowings government took to increase the public expenditure. And that is basically the example of fiscal stimulus. So for this year, to 1920 year, we have adopted the method of fiscal stimulus to increase the public expenditure, or otherwise to increase the demand in the economy. Okay. And for the next year also, 2021, earlier we hoped that we could achieve the 3% target of the fiscal deficit by the year of 2021. But now we have again made a rise of 0.5% for the next year, 2021, the fiscal deficit target. Okay, and that means you can see that now government, after adopting the all kind of measures or methods, government now resort to an extreme situation, that is the increase of the fiscal deficit. So these basically the figures of this union budget on 2021. And now this new incident, that is COVID-19 incident, after this incident, our economic situation will further strain. Okay, we और में देखना पड़ेगा. Okay, another time there would be worse situation. Okay. So yes, if anybody has any doubt about this operation twist or whatever we have discussed, yes, you can ask me right now. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.